everyone. So we are back with our topic functional structure, its advantages and disadvantages. We have studied कि functional structure क्या होता है. जब हम organization को on the basis of functions performed मीन्स जो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उन एक्टिविटीज के बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, दैट इज योर फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो जो ये हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एज पर देयर फंक्शंस और एक्टिविटीज परफॉर्म हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये कहाँ पर हमारे लिए एडवांटेजियस है, बेनिफिशियल है और डिसएडवांटेजियस भी है. क्यों? लेट अस स्टडी. सो फर्स्ट वन, एडवांटेजेस क्या हैं कि जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो हमें मिलते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. बिकॉज हमने जो डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, जो हमने डिफरेंट फंक्शंस पे डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट हैं. हर डिपार्टमेंट को, हर फंक्शन को किसी न किसी स्पेशलिस्ट को असाइन करेंगे. लाइक फिनेंस डिपार्टमेंट को उनके एक्सपर्ट्स हैंडल करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को उनके एक्सपर्ट्स हैंडल करेंगे. तो जब हम स्पेशलिस्ट जो हमारे स्किल्ड पर्सनल्स हैं उन्हें अपॉइंट करेंगे तो हमें बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलेंगे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड. कोऑर्डिनेशन कब होता है? देखिए, जब दो इंडिविजुअल सेम थॉट, सेम नेचर के होते हैं तो वो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, क्योंकि उनका वर्क करने का जो वे होता है, जो तरीका होता है, वो सेम होता है. ऐसा होता है ना, आप भी सबके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते क्योंकि सबके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं होती. उसी तरीके से जब एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट, जिन्हें वही टास्क आता है, वही एक्टिविटी आती है, जब वो उसे परफॉर्म करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट भी कर पाते हैं. बिकॉज एक डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर्स हैं, दे ऑल आर परफॉर्मिंग सेम टास्क, सेम नेचर ऑफ टास्क, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इजीली एस्टैब्लिश होता है. ठीक है. नेक्स्ट, मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड. Obviously, when the same task is performed by the individual again and again, तो क्या होगा? उनकी efficiency increase होगी, because वो एक ही task को बार बार perform कर रहे हैं. जब हम एक वर्क को बार बार करते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें उसकी लर्निंग हो जाती है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, हम उस टास्क को कम टाइम में भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब वो सीखने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी वो सीख चुके. तो जब हम ऐसे डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, सेम टास्क परफॉर्म करते करते जो हमारे मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट, इक्वल वेटेज टू ऑल द फंक्शंस. मीन्स जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस सभी फंक्शंस को इक्वल वेटेज दी जाती है. ऐसा नहीं है हमारे लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट कम. नो, सभी डिपार्टमेंट, सभी फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल होते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर में हमारे सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी फंक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, इक्वल वेटेज दी जाती है. सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड. देखिए, हमें जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं जो वर्क करते हैं, चाहे वो स्पेशलिस्ट होते हैं, बट टाइम टू टाइम विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट नई टेक्निक आती है, नए मेथड्स आते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस आती हैं, तो हमें अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है. दैट इज पॉसिबल क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है, फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड कर दिया. अब जो फंक्शन एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है वो ऑलरेडी उससे इंट्रोड्यूस्ड है, उसकी अच्छी नॉलेज उसके पास है. अब हम उस नॉलेज को एनहांस करते हैं तो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, और हमें इजी हो जाता है कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग दे दें, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता. अंडरस्टूड? सो दीज वर द एडवांटेजेस कि कहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारे लिए एडवांटेजियस है. बट यू नो वेरी वेल कि एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, तो इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. क्या है? फर्स्ट वन, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए, सभी फंक्शनल एक्टिविटीज को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया. बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जब सभी डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं, अपने अपने फंक्शंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट की ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. वो सोचते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा वर्क करे, तो वो पहले अपनी ग्रोथ, अपने डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, प्रायोरिटी में नहीं रखते. ठीक है. नेक्स्ट,
डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। देखिए हमने एडवांटेजेस में डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होता है। यहाँ पर क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं, वो उसी टास्क को बार बार कर रहे हैं और सभी एक डिपार्टमेंट में सेम नेचर ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे। बट यहाँ पर हम कहते हैं कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग नेचर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा डिपार्टमेंट ज़्यादा अपर लेवल पे रहे, ज़्यादा सुपीरियर रहे, हम ज़्यादा ग्रो करें, हम अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो समटाइम्स क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन नेचर ऑफ एक्टिविटीज और बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स अमंग देम, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कई बार अफेक्ट होता है और वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम एक दूसरे की एक्टिविटी को, फंक्शन को उतना अच्छे से नहीं समझ पाते। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए वही बात आती है कि जब सभी अपनी अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक फिनेंस डिपार्टमेंट है, उनके लिए ज़रूरी है फिनेंस अरेंज करना कि हमें सेल्स के लिए कितना चाहिए, प्रोडक्शन के लिए कितना चाहिए, मार्केटिंग के लिए कितना चाहिए, एचआर के लिए कितना चाहिए। तो यहाँ पर उनकी अपनी नीड है, बट सेल्स, मार्केटिंग, एचआर वो अपनी अपनी नीड लेके आते हैं कि हमें तो ये चाहिए, वो चाहिए। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स आते हैं इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि हर कोई अपने में इंटरेस्टेड है। अब फिनेंस डिपार्टमेंट को तो सबके लिए फिनेंस अरेंज करना है, ठीक है ना। सेल्स कहेगा कि जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम इसे प्रमोट कैसे करेंगे। प्रोडक्शन कहेगा कि जब पैसे ही नहीं होंगे तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे। अब फिनेंस को सबको देखना है। अब डिपार्टमेंट्स में ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि उस डिपार्टमेंट के पास फंड्स अच्छे हैं, उस डिपार्टमेंट के पास कम है, तो वो कहेंगे हम तो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अच्छे फंड मिल गए तो हम अच्छा गुड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। नो, हम तो सीधा एक्सक्यूज देंगे कि हमारे सेल्स डिपार्टमेंट को फंड्स नहीं मिले तो हम ज़्यादा सेल्स प्रमोशन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर बिकॉज इंटरेस्ट सबके डिफरेंट है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। कंप्लीट डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स आते हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा स्ट्रक्चर आता है, वहां पर प्रॉब्लम आती है इन सब चीजों की वजह से। किसकी वजह से? जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करेंगे, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट्स होंगे, वहां पर सिमिलैरिटी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली कंप्लीट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पॉसिबल होगा ही नहीं। ये सब उनके लिए हर्डल्स की तरह वर्क करेंगे, बैरियर्स की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म करना अच्छा है, जरूरी भी है, बट ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट है। हमारे लिए प्रॉब्लम्स तो इन वन वे और अदर आती ही हैं। ठीक है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारे लिए कहाँ पर सुटेबल है। इस टाइप का हमें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करना चाहिए, बट किन कंडीशंस में करना चाहिए। ठीक है, हमने ये बात की कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, बट हमें कौन सी कंडीशंस ऐसी है जिसमें हम कहेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करना हमारे लिए सुटेबल है। फर्स्ट वन, वेयर द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट इज लार्ज। जहां पर बहुत बड़ा बिजनेस होगा, सभी एक्टिविटीज को हम एक साथ मर्ज नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हमें डिपार्टमेंटलाइजेशन करना होगा और ऑन द बेसिस हमें फंक्शंस को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली हर एक्टिविटी, हर फंक्शन के लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन सबको करनी नहीं आती, मार्केटिंग सबको नहीं आती, ठीक है ना, सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे, फिनेंस को कैसे मैनेज करेंगे, सबके लिए क्या चाहिए? स्पेशलिस्ट। तो जहां पर स्पेशलाइजेशन की नीड होगी वहां पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर ही फॉर्म करेंगे। ठीक है, वेयर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज आर नीडेड मीन्स डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट नेचर, डाइवर्स एक्टिविटीज जो सेम नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज है, नेचर अलग है, तो वहां पर उनकी परफॉर्मेंस भी अलग अलग तरीके से की जानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। तो जैसे जैसे फंक्शंस वैसा वैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड द लास्ट इज वेयर देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड। जहां पर सिर्फ एक प्रोडक्शन यूनिट है, एक ही प्रोडक्ट की बात होती है, तो उसके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। बट जहां पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मोर देन वन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो क्या करते हैं? एक डिविजनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट का अलग यूनिट, दूसरे प्रोडक्ट का अलग यूनिट, उस प्रोडक्ट का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरे प्रोडक्ट का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर। गेटिंग माय पॉइंट?
कि जहां पर हमारे पास सिर्फ वन प्रोडक्ट होता है उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं, एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, तो हम उसके लिए एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट जहां पर हमारे लिए मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट आते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होती है हमारे पास जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो उसमें सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्क नहीं करता, उसके लिए हमें अलग फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अंडरस्टूड?